कहानी की शुरुआत में हम एक काना नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र अभी 15 साल है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो अपने बेड में बंधा हुआ पाती है, जिससे कि ये लड़की काफी डर जाती है। इसके साथ क्या हुआ था, कहानी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर कारा और उसकी फ्रेंड जेस को देखते हैं। सुबह उठने के बाद ये दोनों बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं। दरअसल ये दोनों एक लेक हाउस में जाना चाहती थी। इसके बाद कारा अपने मॉम को फोन करती है जिसका नाम डेबरा था। वो अपनी माँ से कहती है, मैं अपनी फ्रेंड जेस के साथ लेक हाउस में घूमने जाना चाहती हूँ और इसीलिए शायद मुझे रात को देर हो सकती है। जिस पर उसकी माँ कहती है, शायद मुझे भी रात को किसी के साथ जाना है, अगर रात को मैं भी टाइम पे ना पहुंच पाए तो अपने डैड को कॉल कर लेना। दूसरी तरफ जेस ने भी अपनी माँ से बात कर ली होती है लेक हाउस पे जाने के लिए। जाने से पहले काना घर के बाहर पेड़ पौधों को पानी देने लगती है, जहाँ पर वो एक गाड़ी को नोटिस करती है जो कि उसके घर के पास कई दिनों से चक्कर काट रही होती है। और तभी ये गाड़ी इनके घर के पास रुकती है, जिसमें कि एक आदमी बाहर आता है। इसका नाम रिचर्ड होता है, जो कि वो एक कुरियर लेके आया होता है। ये कारा से आके पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स घर पे है, जिस पर कारा कहती है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है बल्कि मेरी फ्रेंड का है और मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं रहते। और इतने में ही रिचर्ड कारा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है, अगर तुमने जरा भी हिलने की कोशिश की और बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वो उसे चुपचाप अपने कार में चलने के लिए कहता है। उसके कार में एक बॉक्स होता है और उसी में कारा को डाल देता है और इससे कारा काफी ज्यादा डर जाती है। इस बॉक्स में एक बारकोड का नंबर था। कारा इस बारकोड के नंबर को याद कर लेती है और रिचर्ड एक जगह पे आके गाड़ी को रोक लेता है और वो यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है और कारा इस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग जाती है। लेकिन इतने में ही रिचर्ड कारा को पीछे से शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कारा भागने के बारे में बस सोच रही थी, वो भागी नहीं थी। इतने में ही रिचर्ड आ जाता है और उसकी हाथ पैरों को बांध देता है और उसकी मुंह को भी बांध देता है, क्योंकि वो किसी को चिल्ला के बुला ना सके। दूसरी तरफ जेस भी कारा को ढूंढ रही होती है, आखिर वो कहाँ चली गई, और इसीलिए उसकी मॉम को कॉल करती है। वो उसकी मॉम से पूछती है कि कारा क्या आपके पास आई है, जिस पर उसकी माँ उसको मना कर देती है। कारा की माँ कहती है कि शायद उसकी बॉयफ्रेंड के पास चली गई होगी और इसीलिए डेबरा कारा की बॉयफ्रेंड के पास कॉल लगाती है, जिसका नाम रेयान है, लेकिन रेयान मना कर देता है। दूसरी तरफ रिचर्ड भी कारा को एक घर पे ले आया है। वो यहाँ पे कहता है, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी शोर मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद उसके हाथ पैर को खोलने लगता है और इसके बाद रिचर्ड कारा को कमरे के अंदर लेके आता है। वहाँ पे बहुत सारे अजीब टाइप की खिलौने और टूल्स थे। रिचर्ड कारा को एक रूल बताता है। वो कहता है, हमेशा तुम मुझे डैड कहना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की तभी तुम्हारी जान जाएगी। और साथ ही कारा की पूरी डिटेल्स ले लेता है, उसकी माँ और डैडी का नाम, साथ ही उसकी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम भी। कारा की जान पहचान सभी के बारे में जानकारी लेने के बाद ये पूछता है कि क्या तुम किसी के साथ इंटीमेट हुई हो, जिससे कारा मना कर देती है। इसके बाद रिचर्ड उसके साथ जबरदस्त करने लगता है, लेकिन कारा ये सब बर्दाश्त कर लेती है और इसके बाद उसकी आसपास की चीजों की जानकारी इकट्ठा करने लगती है। वहाँ पे रखी कंघी पे कुछ बाल मिलते हैं और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी होती है। और कारा रिचर्ड के बारे में भी पता करने लगती है, क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद था और तुम क्या क्या करते थे और अभी तुम्हें क्या क्या करना पसंद है। रिचर्ड कहता है, पहले मैं नेवी के अंदर काम किया करता था। कारा रिचर्ड के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर लेती है और साथ ही रिचर्ड भी कारा से उल्टे सीधा नशा कराती है, लेकिन कारा को अपना काम निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है। रिचर्ड कारा को गांधी वाली फिल्में भी दिखाता है। कारा को चुपचाप बैठ के ये सब देखना पड़ता था। कारा बस सही मौका आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ कारा की माँ डेबरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, उसके हस्बैंड को कॉल करती है और साथ ही साथ पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा देती है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं, अभी तो तुम्हारी बेटी को गायब हुए 2 से 3 घंटा हुए हैं, शायद वो कहीं घूमने गई है, शाम तक वापस घर आ जाएगी। दूसरी तरफ कारा रिचर्ड से कहती है कि जब तक आप खाना खा रहे हैं तब तक आप चाहें तो घर की मैं सफाई कर दूं। वो घर की सफाई के बहाने बहुत सारी घर की चीज़ों को चेक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर उसे एक डॉक्टर की नंबर मिलता है और उसे वो याद कर लेती है और साथ ही कैलेंडर पर लिखी कुछ नंबर को याद कर लेती है। और इसके बाद रिचर्ड कारा को उस डिब्बे के अंदर बंद कर देता है। वो कारा से कहता है, मैं एक जरूरी कॉल करने के लिए जा रहा हूँ, और कारा की मुंह को भी बांध के यहाँ से चला जाता है और इससे कारा का दम घुटने लगता है। रिचर्ड वापस आके कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा शोर कर रहे हो, और कारा का मुंह को खोल देता है और कहता है, चुपचाप यहीं पे लेटी रहना, बिल्कुल आवाज मत करना। इसलिए कारा चुपचाप इस डिब्बे के अंदर पड़ी रहती है। कॉल करने के बाद रिचर्ड कारा को एक गोली खिलाता है। कारा को चुपचाप ये गोली खानी पड़ती है। अब रात हो जाती है, जहाँ पे रिचर्ड कारा को अपने साथ सुलाता है, लेकिन वो कारा का हाथ और पैर को बांध के सुलाता है, कहीं ना रात को भाग ना जाए। और कारा यहाँ पे चुपचाप सो जाती है। फिर सुबह को कारा की आंख खुलती है, रिचर्ड की खराटा की आवाज आती है। रिचर्ड अभी गहरी नींद में है और इसीलिए मौका देख के हाथ और पैरों को खोल लेती है। अब कारा भागते हुए घर से बाहर आने पर यहाँ पे 2 लोकल लोग मिलते हैं। कारा इनसे मदद मांगती है और कहती है कि यहाँ पे मुझे एक आदमी ने किडनैप कर रखा था। अब इसके बाद ये 2 लोग कारा को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। कारा पुलिस स्टेशन में आके एक पुलिस ऑफिसर को बताती है, मेरा नाम कारा रॉबिन्सन है
एक आदमी ने मुझे किडनैप किया था, वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से भाग के आई हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। इस पुलिस ऑफिसर का नाम रोलैंड होता है। अब वो कारा की बात सुनता है, जिस पे कारा कहती है वो आदमी सोया हुआ था और इसीलिए मैं मौका देख के भाग आई। और लेफ्टिनेंट रोलैंड को भी पता लग जाता है कि पास में किसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज किया गया है और इसीलिए पुलिस वाले कारा की मॉम डेबरा को कॉल करके बताते हैं तुम्हारे बेटे एकदम से ठीक है। कारा भी अपने मॉम से बात करती है। इस सब के बाद रोलैंड कारा से कहती है क्या तुम हमें उस लोकेशन पर लेके जा सकती हो जहाँ पर तुम्हें उस आदमी ने किडनैप करके रखा हुआ था। कारा काफी देर सोचने के बाद हाँ कहती है और वो उस पुलिस वालों को उस बिल्डिंग पे लेके जाती है। इतने देर में ही वहाँ की बाकी पुलिस वाले आके वहाँ चेकिंग करने शुरू कर देते हैं और कारा वापस से पुलिस स्टेशन आ जाती है और अपनी माँ से मिलती है। दूसरी तरफ बाकी की पुलिस वाले घर की तलाशी ले रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे रिचर्ड फरार हो चुका था। जैसे ही पुलिस वाले रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे कारा को रखा गया था, वहाँ पे वो गुड़िया और टूल्स मिलते हैं और इसीलिए इस आदमी को पकड़ने के लिए चारों तरफ पुलिस वाले को लगा दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ कारा को पुलिस स्टेशन में कुछ क्रिमिनल की फोटो दिखाया जाता है। कारा देख के ये बताती है उसे किसने किडनैप किया था और साथ ही उस घर में जो भी सामान था उसकी पूरी जानकारी पुलिस को देती है, जैसे कि वो डॉक्टर की नंबर कि रिचर्ड 9 साल नेवी के अंदर भी रह चुका है, लेकिन बाद में वो नेवी से रिटायरमेंट ले चुका था। उसके दांतों में हमेशा दर्द रहता है और इसीलिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है। कारा उसकी डेंटिस्ट के नाम और नंबर भी बता देती है। कारा ये भी बता देती है मैंने उसके घर में एक औरत की बाल भी देखे थे। वहीं पुलिस वाले अभी भी रिचर्ड के घर में होते हैं। वहाँ पे उन्हें एक बॉक्स मिलता है, उसे खोलने पे रिचर्ड की कपड़े और साथ ही अखबार की एक कटिंग होती है जिसमें की बहुत सारी मिसिंग लड़कियों का रिपोर्ट लिखी होती है। इससे पुलिस वालों को पता लग जाता है कि कुछ दिन पहले 2 लड़की के मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसमें एक 12 साल की थी और दूसरी 15 साल की थी। शायद उन्हें भी रिचर्ड ने पकड़ा हुआ था और वो इसी तरह से छोटी लड़कियों को शिकार करता है। दूसरी तरफ उन बालों को चेक करके पुलिस वालों ने पता कर लिया था उस कंगे में जो बाल थे वो रिचर्ड की वाइफ के थे, जो कि अभी डिज्नी वर्ल्ड में रह रही है। वहीं दूसरी तरफ कारा से मिलने के लिए जेस, रेयान और उसकी डैड आते हैं, जो कि कारा को अपने साथ घर ले जाते हैं, लेकिन कारा को फिलहाल के लिए 24 घंटे की सिक्योरिटी दी गई थी। अब कारा अपने माँ से कहती कि माँ मुझे रेयान के साथ बाहर घूमने जाना है, लेकिन उसकी माँ कहती कि नहीं फिलहाल तुम बाहर घूमने नहीं जा सकती, ये पुलिस तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर है और अगर कुछ दिन तुम घर के अंदर रहो तो अच्छा है। कुछ देर के बाद कारा के फ्रेंड जेस उससे मिलने के लिए आती है, जिस पर कारा कहती है कि क्या तुम मुझसे ये पूछोगी वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ था। इससे जेस कहती कि नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। कारा कहती कि नहीं तुम मुझसे पूछ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जेस कहती कि ठीक है बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब कारा के साथ जो भी हुआ था वो जेस को बताने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस अब रिचर्ड की वाइफ के पास पहुंच जाती है, जिसका नाम जैसलिन है। जैसलिन कहती कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मैं तो उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। और इसी बीच पुलिस स्टेशन में स्टेफनी नाम का एक औरत आती है। वो कहती है कि मैं रिचर्ड की बहन हूँ, रिचर्ड ने पहले भी इस तरह के काम किए हैं और जिस कार से वो कारा को किडनैप किया था वो कार मेरी थी, लेकिन उसने मेरी कार की नंबर चेंज कर दिया था और रिचर्ड ने मुझे कल दोपहर को भी कॉल किया था। और इस बात से पुलिस वालों को रिचर्ड की लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और इसीलिए पुलिस वाले उस लोकेशन पर जाना चाहते हैं जहाँ पर रिचर्ड अभी रह रहा था। दूसरी तरफ कारा के पास एक पुलिस वाला आता है। वो उससे कहता है जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया था वो पहले ही 3 लड़कियों को मारा है, तुम काफी लकी हो क्योंकि उसके पास से जिंदा बच के आए हो। ऐसा काम कोई हिम्मत वाली लड़की ही कर सकती है, सब लोग भले ही तुम्हें विक्टिम माने, मैं तो कहूंगा तुम्हें एक सर्वाइवर हो। अब पुलिस वाले रिचर्ड की बहन स्टेफनी को फिर से कॉल करते हैं। स्टेफनी कहती कि रिचर्ड का कॉल फिर से आया था और आज रात वो मुझसे एक बार में मिलना चाहता है और वो पुलिस वालों को बार की लोकेशन बता देती है। वहीं दूसरी तरफ जेस के साथ कारा भी फुटबॉल मैच देखने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस को रिचर्ड की लोकेशन पता लग गई थी, वो इसका पीछा करते हैं। आखिर बार वो पुलिस वालों को दिख जाते हैं, पुलिस को देख के भागने की कोशिश करने लगता है। अब पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन रिचर्ड एक जगह पे फंस जाता है। लेकिन रिचर्ड के हाथ में एक गन होती है, लेकिन पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तुम अपने गन को नीचे रख दो, लेकिन वो नीचे नहीं रखता और वो खुद को ही शूट कर लेता है और इस तरह से रिचर्ड मर जाता है। अगली सुबह जब कारा सो के उठती है, उसकी माँ उसे बताती है उस आदमी ने खुद को मार दिया होता है जिसने तुम्हें किडनैप किया था, अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। कारा ये सुन के उदास हो जाती है। कारा अपने माँ से पूछती कि ये बात तुमने पहले से क्यों नहीं बताई। उसकी माँ उसे कहती कि तुम रियान का मैच देख के आई थी, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। अब कारा के पास भी पुलिस वाला आ जाता है। वो पुलिस वाला वो कारा से माफी मांगता है। वो कारा से कहता है कि हम उस आदमी को सजा नहीं दिलवा पाए और इसीलिए मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो टूट गया। कारा कहती कि सभी जगह लोग मुझे घूरते रहते हैं,
मैं बस इतना चाहती थी, मुझे बस इंसाफ मिले। मैं चाहती थी वो 100 सालों तक जेल में सड़ता रहे। कारा कहती थी कि मैं लोगों को बस बताना चाहती थी मेरे साथ असल में हुआ क्या था। ना कोई केस बचा है, ना कोई ट्रायल चलेगा। लेकिन पुलिस वाला कहता है रिचर्ड को कम से कम ये पता लग गया था वो तुम्हें किडनैप करके जीवन में सबसे बड़ी गलती कर दी थी और तुम सच में एक हीरो हो। वहीं हमें ये भी दिखाया जाता है बाद में कारा को स्कूल रिसोर्स ऑफिसर बना दिया गया था, जहाँ पर छोटे बच्चे के ऊपर गलत काम होने पर ध्यान रखती थी। आखिर में कारा का एक असली फोटो दिखाया जाता है, बाद में बड़ी होके एक वकील बनी थी। और इसके साथ यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।